आइए हम आरंभ करते हैं वर्णों से। हिंदी और संस्कृत में वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। ये वर्ण जो हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं और इन वर्णों को हमने दो प्रकार में बांटा है, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ तथा औ। इनमें ली का प्रयोग आजकल नहीं होता। अ छोड़कर बाकी सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं। यही मात्राएं व्यंजनों में लगती हैं। अ के अतिरिक्त आ, ई, उ सब की अपनी अपनी मात्राएं हैं। स्वरों को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में कम समय लगता है। अ, ह्रस्वई, ह्रस्वऊ, ह्रस्वरी तथा ह्रस्वलरी, इन्हें ह्रस्व कहते हैं। आजकल आम बोलचाल की भाषा में हम इसे हर्षई या हर्षऊ कहने लगे हैं, जो गलत है। दीर्घ में इन्हीं ह्रस्व स्वरों की दीर्घ मात्राएं हो जाती हैं, दीर्घ प्रकार हो जाते हैं। अ से आ, ह्रस्व ई से दीर्घई, ह्रस्व उ से दीर्घऊ, ह्रस्व री से दीर्घ री। इसके अतिरिक्त संयुक्त स्वर हैं ए, ओ तथा औ। यानी सारे स्वरों को तीन प्रकार में बांट दिया गया। ह्रस्व, जिन्हें बोलने में कम समय लगे, दीर्घ और संयुक्त, जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे। इन तीनों के अलावा, अर्थात इन स्वरों के अलावा, जो अगला भाग है वो है व्यंजन। ये व्यंजन वो वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के सहायता के कोई व्यंजन अगर हम बोलेंगे तो वो अधूरा होगा। जैसे एक शब्द लेते हैं क्या। क्या में जो पहला व्यंजन है क, वो आधा है। अगर उसमें हम अ स्वर जोड़ दें और तब उसे पढ़ें तो वो हो जाएगा कया। तो ये अंतर आता है। व्यंजन अगर बिना स्वर के हैं तो आधे हैं, और यदि उनमें कोई स्वर मात्रा बन के लग जाए या अस्वर लग जाए तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है। व्यंजन भी कई प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रकार है स्पर्श। इनमें 5 वर्ग हैं। कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण भी आजकल गलत होने लगा है। कई लोग इसे ड़ पढ़ते हैं, जो अशुद्ध है। ये अंग है, जिसका उदाहरण आप गंगा शब्द में देख सकते हैं। गंग, ये जो गंग आ रहा है ये यही 5वां वर्ण अंग है। फिर चवर्ग है, च, छ, ज, झ, इय। इस इय का उपयोग आप ऊपर जहाँ व्यंजन लिखा है वहाँ देखिए, यही इय वहाँ पे लगा है। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धन्य न। तवर्ग में त, थ, द, ध, न, दंत न। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। हर पंक्ति का नाम उसके पहले व्यंजन के नाम पे रखा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ देखेंगे, हर व्यंजन के नीचे एक लाइन खींची हुई है जो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसे हम हलंत कहते हैं। इस हलंत का मतलब है कि इस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है, ये आधे हैं। जैसे इसमें कोई स्वर जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए क हलंत में हमने अ जोड़ा तो वो पूरा क हो जाएगा और हलंत गायब हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। इसीलिए सबके नीचे हलंत लगी है कि ये व्यंजन है बिना स्वरों के। यानी स्पर्श व्यंजन 25, 5 वर्ग में
हर वर्ग में 5-5 व्यंजन, यानी 5 वर्ग में कुल 25 व्यंजन। इनके अतिरिक्त य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और श, स, स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के श हैं, इनका उच्चारण भी देखना होगा। पहला श जो है इसे हम तालव्य श कहते हैं। ये तालू से बोला जाता है। मुंह के अंदर कई सारे भाग हैं, जिसकी सहायता से जो व्यंजन बोला जाता है उसके आधार पे उसका नाम रखा गया है। इसकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे। अभी ये जो पहला स है इसे तालव्य श कहते हैं और इसका उच्चारण होता है श, शोर, शाम। अगला स मूर्धन्य है, इसको बोलने में मूर्धा का प्रयोग होता है। और तीसरा स दंत्य है, इसे बोलने में दांत का प्रयोग होता है। यानी 3 प्रकार के स और ह ये ऊष्म कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अंग और अह, अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं, अह को हम अनुनासिक कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहा जाता है। सिर्फ नाम याद कर लेना है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके 25 व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ कहलाते हैं। तीनों स और ह ऊष्म कहलाते हैं। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त व्यंजन भी हैं, छ, त्र और ज्ञ। छ जो है वो क और स के मिलने से बना है, क और मूर्धन्य स के मिलने से। त्र त और र के मिलने से, ज्ञ ज और इय के मिलने से। इसके अतिरिक्त जो हमने स्पर्श में 5 वर्ग देखे हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके जो 5वें व्यंजन हैं, यानी 5 वर्गों के अंतिम वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, इसलिए हम उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इन अनुनासिक में ये 5 व्यंजन आते हैं, अंग, इय, मूर्धन्य न, दंत न और म। तो इतने स्वर और व्यंजन हैं। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए कहाँ किस व्यंजन में कैसे स्वर का प्रयोग होता है, आइए हम 3 उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है क्या। क्या का जो पहला व्यंजन क है वो आधा है, तो जब हमने इसे तोड़ा तो हमने लिखा क हलंत, उसके बाद कोई स्वर नहीं लगाया। या में य और आ है, तो हमने लिखा य हलंत प्लस आ। उसी प्रकार अगला उदाहरण है काम। अब यहाँ क पूरा है और उसमें आ की मात्रा भी लगी है, तो हमने उसे लिखा क हलंत प्लस आ। और म में कोई मात्रा नहीं है लेकिन हलंत भी नहीं है, यानी अ है वहाँ पर, तो हमने लिखा म हलंत प्लस अ। तीसरा उदाहरण है किया। अब यहाँ क में देखो ह्रस्वई लगा है, तो हमने लिखा क हलंत प्लस ह्रस्वई प्लस या, तो य हलंत प्लस आ। अब तुम्हें करना क्या है, अपने नाम से शुरू करके परिवार में जितने लोग हैं, पड़ोस में जितने लोग हैं, सबके नाम लिखकर उनको इसी प्रकार से तोड़ना है। कौन कौन से व्यंजन हैं प्लस उसमें कौन कौन से स्वर हैं, कहाँ पे स्वर नहीं है। अगर नाम में क्ष, त्र, ज्ञ आता है तो वो भी हमने पहले बताया है। क्ष क प्लस मूर्धन्य स, त्र त प्लस र, ज्ञ ज प्लस इय। इसी प्रकार से और भी संयुक्त व्यंजन हैं, उनको भी आप ढूंढ के और ये काम कीजिएगा। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट आता है जिसे हम 12 खड़ी चार्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सारे व्यंजनों में सारे स्वरों को जोड़कर एक चार्ट बनाते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। इनको अगर अंग्रेजी में लिखना हो, जैसे मान लो किसी का नाम लिखना हो राम, तो राम का RAM लिखते हैं, उसका कोई अलग से तो इंग्लिश वर्ड है नहीं, तो उसके लिए सारे व्यंजनों के अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी अक्षर फिक्स हैं। ये अगले चार्ट में आप देख सकते हैं। क का के, ख का KH, ग का G, घ का GH, च का CH, छ का CHH। तो इस प्रकार से ये पूरी लिस्ट है। साथ में
कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, आप उनको भी देखें और इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम इसी 12 खड़ी से जुड़ी कुछ और बातें करेंगे और एक दो खेल के विषय में मैं बताऊंगा, जिससे खेल खेल में ही आप इस 12 खड़ी का प्रयोग करके नए नए शब्द कैसे सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, बड़ों की बात मानिए, पढ़ाई में समय लगाइए, मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग चूँकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आजकल ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो थोड़ी आँखों से जुड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया कीजिए। बाकी कुछ वीडियोस मैं इनसे संबंधित भी भेजूंगा, जो आपको इस बात के लिए भी सहायता करेंगे कि अभी की परिस्थिति में स्वस्थ कैसे रहा जाए, आनंदपूर्वक कैसे रहा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।